गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग एसएसटी का जो हिस्ट्री का चैप्टर 10 है, जिसका टॉपिक है द फ्लावरिंग ऑफ रीजनल कल्चर, इस टॉपिक को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का कुछ पोर्शन मैं आपको कल पढ़ा चुका था। आज के वीडियो में हम जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको पढ़ेंगे, तो आप लोग रेडी होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो पेन और पेपर साथ में अपनी बुक भी ओपन कर लीजिए और बढ़ते हैं जो रिमेनिंग पोर्शन है इस चैप्टर का उसकी तरफ। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमको यहाँ से पढ़ना था, जिसका जो शीर्षक है, पॉइंट है, वो लिखा है कि रीजनल लिटरेचर ए वैल्यूएबल सोर्स, यानी क्षेत्रीय साहित्य एक अमूल्य स्रोत। तो आइए शुरू करते हैं। मैं रीडिंग करता हूँ पैसेज की, आपको हिंदी में बताते चलूँगा। रीजनल लिटरेचर कंपोज्ड बाय लोकल राइटर्स हु आर फेमिलियर विद द लोकल कस्टम्स एंड ट्रेडिशन इज ए वैल्यूएबल सोर्स ऑफ हिस्ट्री, यानी जो क्षेत्रीय साहित्य है वह लोकल यानी कि स्थानीय लेखकों के द्वारा लिखा गया। हु आर फेमिलियर विद द लोकल कस्टम एंड ट्रेडिशन, जो स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं से परिचित थे, और वह इतिहास का एक जो है कि अमूल्य स्रोत है। द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, यानी विस्तृत जानकारी प्रोवाइडेड बाय रीजनल लिटरेचर, ये जो क्षेत्रीय साहित्यकार थे इनके द्वारा जो विस्तृत सूचनाएं प्रदान की गईं, helps in verifying information from other source and in some cases it may be the only source। ये दूसरे स्रोतों से प्राप्त जानकारियों की पुष्टि करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि घटना सही है या गलत है, और इसके अलावा बहुत सारी घटनाओं के बारे में हमको इन रीजनल लिटरेचर से जानकारी भी मिलती है। अब यहाँ पर आपके लिए एक काम दिया गया है कि फाइंड आउट एंड राइट, यानी आपको पता लगाना और लिखना है कि फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ एटलीस्ट 5 फेमस लिटरेरी वर्क्स इन द लैंग्वेज यू स्पीक एट होम, यानी आपके क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उस भाषा में जो कुछ भी साहित्य लिखा गया है उनके नाम आपको लिखने हैं। कम से कम 2 रचनाओं के और राइटरों के नाम लिखने हैं, राइटर्स यानी कि लेखकों के नाम आपको लिखने हैं। अब यहाँ बात की गई है म्यूजिक की, देख लेते हैं म्यूजिक में हमको क्या क्या यहाँ पर पढ़ना है। द इंटरमिंगलिंग ऑफ द पर्शियन, अरेबिक एंड इंडियन फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक इन मेडिवल इंडिया रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ ए न्यू स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक नॉर्थ इंडिया, यानी हम जो पहले पढ़ चुके थे इस चैप्टर के शुरुआत में कि भारतीय, अरेबिक और पर्शियन, ये 3 जो संस्कृतियाँ मिली थीं, तो इसी तरह जो तीनों म्यूजिक था, यानी पर्शिया देश की जो म्यूजिक थी, जो अरेबिक देश की म्यूजिक थी और जो इंडियन म्यूजिक थी, इन तीनों का क्या हुआ, ये मिंगलिंग हो गया और उससे जो नई स्टाइल बनी उसको हम कहते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक। जो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप लिख लेंगे कि हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है वह 3 देशों की म्यूजिक से बना है। पहला क्या है, पर्शियन और अरेबिक, यानी 2 यहाँ के हो गए और एक हो गया इंडियन म्यूजिक। जब ये तीनों देशों के म्यूजिक मिलते हैं तो उससे क्या बनता है, उससे बनता है हिंदुस्तानी म्यूजिक, जिसे हम नॉर्थ इंडियन म्यूजिक कहते हैं। द तुर्क ब्राट विद देम न्यू म्यूजिकल ट्रेडिशन ऑफ सेंट्रल एशिया, इसके बाद जो तुर्क लोग आए वे अपने साथ नए म्यूजिकल ट्रेडिशन लेकर आए, यानी उनकी जो संगीतकार की जो परंपरा थी, संगीत की परंपरा थी, उसको अपने साथ लेकर आए। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक आया तो अपने देश का क्या लेकर आया, म्यूजिक भी लेकर आया होगा। तो वे सेंट्रल एशिया के देश से आए थे, तो वहाँ की जो ये म्यूजिक था उसको यहाँ पर लेकर वे सब आए। और कहाँ, ये देश कौन से थे, पर्सिया एंड अरबिया, यानी पर्शियन देश के और अरबी देश से ये लोग अपनी म्यूजिक को लेकर आए और उसको भारतीय म्यूजिक में उसका मिश्रण हो गया। दे आल्सो इंट्रोड्यूस्ड न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक रबाब एंड सारंगी, इन्होंने नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी भारत में लेकर आए, और 2 इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ लिखे गए हैं वे हैं रबाब एंड सारंगी, यानी जो सारंगी है और जो रबाब है ये हमारे देश के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं हैं, ये क्या हैं, विदेशी हैं। इनको आपको नोट कर लेना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो द फेमस म्यूजिशियन, अमीर खुसरो के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो कह रहा कि अमीर खुसरो जो कि फेमस म्यूजिशियन था, संगीतकार था, इंट्रोड्यूस्ड न्यू स्टाइल ऑफ म्यूजिक लाइक कव्वाली एंड ख्याल, इसने
अमीर खुसरो ने दो प्रकार के संगीत दिए। पहला क्या है? पहला आपका है कव्वाली और दूसरा है ख्याल। यानी संगीत में जो ये दो चीज़ें हैं कव्वाली और ख्याल, ये किसने बनाया? ये अमीर खुसरो ने बनाया। तो इस लाइन को आपको लिखना है यहाँ से, अमीर खुसरो द फेमस म्यूजिशियन इंट्रोड्यूस न्यू स्टाइल ऑफ म्यूजिक लाइक कव्वाली एंड ख्याल। ये इतना आपको लिखना है। इवन टुडे हिज कव्वालीज और संग एट दरगाह। इसकी जो कव्वालियाँ हैं अमीर खुसरो की, ये आज भी दरगाहों पर गाई जाती हैं। यानी दरगाह मतलब जहाँ पर सूफी संतों के जो कब्र होती है, उस कब्र पर जो कव्वालियाँ गाई जाती हैं वे अमीर खुसरो की ही कव्वालियाँ गाई जाती हैं। यहाँ देखिए कुछ फ़ोटो भी दिए गए हैं, सूफी कव्वाली कैसे गाई जाती है। इस पिक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कव्वाली का गायन कैसे होता है। आपने देखा होगा, कव्वाली से आप परिचित होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है द तबला एंड सितार, द फ्यूजन ऑफ इंडियन वीणा एंड द पर्शियन तंबूरा आर आल्सो बिलीव टू बी हिज इन्वेंशन। ही आल्सो डेवलप्ड मैनी रागास एंड मेलोडीज। अब इसमें जो दिया गया है कि ये जो तबला और सितार है, तबला और सितार है, यानी तबला और सितार ये क्या है? फ्यूजन है। फ्यूजन माने मिलन है। मिलन माने जब एक चीज़ ये और एक चीज़ ये दोनों मिल जाएं तो इसको बोलते हैं फ्यूजन। तो फ्यूजन किसके हैं? ये तबला और सितार इंडियन वीणा, यानी भारतीय एक बजाने का इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वीणा। जैसे आप सरस्वती माँ के हाथ में देखते होंगे वो वीणा रहती है, उस वीणा को, और जो पर्शिया देश का है उसको कहते हैं तंबूरा। क्या कहते हैं? तंबूरा। तो वीणा और तंबूरा को मिलाकर एक नया वाद्य यंत्र माने बजाने वाला यंत्र बनाया गया। और वीणा और तंबूरा से जो यंत्र बना उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं तबला और सितार। तो इन दो यंत्रों से मिलकर बना तबला और सितार। तो ये आपको लिखना है कि तबला और सितार किससे मिलने से बने? तो वीणा और तंबूरा के मिलने से तबला और सितार ये दो नए वाद्य यंत्र बने। ये आपको लिखना है। यहाँ पर आपको फ़ोटो भी दिया गया है तबला और सितार का। ये है तबला और ये है सितार। फ़ोटो देखकर आप समझ सकते हैं। अब ये चेक योर प्रोग्रेस आपको खुद लिखना है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं ऊपर। यहाँ देखते हैं क्या क्या दिया गया है। यहाँ भी देखिए कुछ इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं। आप यहाँ से वीणा को देख सकते हैं, ये तमूरा है, ये रबद है और ये सारंगी है। ये सब आप देख चुके होंगे फ़ोटो से। हो सकता है आपके गांव में कुछ आते हों लोग जिनके हाथों में ये रहता होगा, तो यहाँ फ़ोटो के ज़रिए भी आप समझ सकते हैं। और कभी मौका मिले तो ऐसे लोग जो इन वाद्य यंत्रों को लेकर घूमते हैं उनको देखकर भी आप समझ सकते हैं। अब वोकैबुलरी में दिया गया है रबाब एंड तंबूरा। तो यहाँ से दोनों को लिख लीजिएगा, क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया। अकबर वॉज ए ग्रेट पैट्रन ऑफ म्यूजिक। अब यहाँ बताया गया कि अकबर भी म्यूजिक का बहुत बड़ा संरक्षण करता था। तानसेन वन ऑफ द नवरत्ना इन अकबर कोर्स इन्वेंटेड मैनी न्यू रागास लाइक राग दरबारी, राग मल्हार। अब जो अकबर के दरबार में तानसेन रहता था उसने कई संगीत के क्षेत्र में कई बड़े काम किए। उन्हीं कामों में से एक था कि उसने राग दरबारी और राग मल्हार को उसने इन्वेंट किया। किसने किया? तानसेन ने किया। तानसेन क्या था? नवरत्नों में से एक। अकबर के दरबार में जो नवरत्न होते थे उन्हीं नवरत्नों में से एक था तानसेन। और उसी तानसेन ने संगीत के क्षेत्र में दो इन्वेंशन किए। इसमें एक था राग दरबारी और दूसरा था राग मल्हार। इट इज़ बिलीव दैट राग मल्हार ऑफ तानसेन could actually bring about rain and राग दीपक could actually light the lamps। इसमें ऐसा कहा जाता है, यानी ऐसे चर्चा चलती है कि जब तानसेन अपना राग मल्हार गाता था तो वर्षा हो जाती थी, यानी बारिश कराने के लिए तानसेन राग मल्हार गाता था। तो इससे आपको ये भी जानकारी मिलेगी, यदि कोई आज भी, ये मेरे हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि राग मल्हार यदि कोई बढ़िया से गा दे तो बारिश हो सकती है, यानी म्यूजिक में इतनी पावर होती है। इसके अलावा जो उसका दूसरा राग था राग दीपक जिसको कहते थे, जब तानसेन राग दीपक गाता था तो उसके जो लैंप होते थे वह अपने आप, दिए जो होते थे अपने आप जल जाते थे। तो देखा आपने म्यूजिक की पावर कि राग मल्हार गाने पर बारिश हो जाती थी और राग दीपक गाने से दिए अपने आप जल जाते थे। हाउएवर द फाइन डिटेल्स ऑफ दीज रागर्स हैव नो रिटन रिकॉर्ड्स। यद्यपि इन रागों का कोई लिखित इतिहास नहीं उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं।
डिफरेंट रीजन डेवलप्ड डिफरेंट स्कूल्स ऑफ म्यूजिक आल्सो कॉल्ड घरानास। अब जो संगीत के जो अलग अलग ये क्षेत्र थे, इन अलग अलग क्षेत्रों के कारण संगीत के अलग अलग स्कूल बन गए और इन स्कूलों को क्या कहा गया, घराना। तो ये आपको नोटबुक में लिखना है कि व्हाट और घराना, तो आप ये लिखेंगे डिफरेंट रीजन डेवलप्ड डिफरेंट स्कूल ऑफ म्यूजिक आल्सो कॉल्ड घरानास। तो ये घराना की डिफिनेशन हो जाएगी, यहाँ तक आपको लिखना है। अब यहाँ लिखा है राजा मान सिंह ऑफ ग्वालियर। अब राजा मान सिंह की बात की जा रही है जो कि ग्वालियर के थे। स्पेशलाइज्ड ध्रुपद इन स्टाइल ऑफ सिंगिंग, इन्होंने ध्रुपद एक गायन का तरीका होता है जिसको क्या कहते हैं, ध्रुपद। ये जो ध्रुपद गायन का तरीका होता है इसमें राजा मान सिंह को स्पेशलाइजेशन था, यानी विशेष रूप से उन्होंने इसकी शिक्षा ली थी। आगे है कि लखनऊ, बनारस एंड पटियाला आल्सो डेवलप देयर ओन डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ म्यूजिक। अब कुछ और घराने हैं, ये घराने कौन कौन से हैं इनको आपको लिख लेना है। ये घराने हैं लखनऊ, बनारस और पटियाला। ये भी म्यूजिक के अलग घराने थे, जैसे कि मैंने घराने की बात की जो कि ग्वालियर का था। तो ये घराने हैं जिनको आपको लिखना है, घराने के रूप में आपको लिखना है, जैसे कि ग्वालियर घराना, फिर लखनऊ घराना, बनारस और पटियाला घराना। इनकी गायन का अलग अलग तरीका होता है। न्यू स्टाइल ऑफ म्यूजिक सच एज तराना, दादर एंड ठुमरी डेवलप। अब जो नई स्टाइल थी गाने की उसमें कुछ नई स्टाइल आ गई जिनको हम क्या कहते हैं, पहला है तराना, दूसरा है दादर या दादरा और तीसरा है ठुमरी। ये गाने के तरीके हैं। जब ये घराने बने तो गायन के नए नए तरीके भी ईजाद हो गए, यानी डेवलप हो गए। इनको भी आपको नोट करना है। आगे बढ़ते हैं। द साउथ इंडियन म्यूजिक आल्सो नोन एज कर्नाटिक म्यूजिक, यानी दक्षिण भारत का म्यूजिक जिसे कर्नाटक म्यूजिक के रूप में जाना जाता है, फ्लोरिस्ट इन विजयनगर एम्पायर। और जो कर्नाटक म्यूजिक है ये विजयनगर साम्राज्य, आप पढ़ चुके हैं, विजयनगर साम्राज्य इसको हरिहर बुक्का ने बनाया था, जहाँ कृष्णदेवराय जैसे लोग शासन किए थे। तो विजयनगर साम्राज्य में ये जो है कर्नाटक म्यूजिक का बहुत विकास हुआ। और आप इसको लिखना है कि द साउथ इंडियन म्यूजिक, यानी जो दक्षिण भारत की म्यूजिक है उसी को कर्नाटक म्यूजिक कहते हैं, जिसका विकास विजयनगर साम्राज्य में हुआ। वाइल द हिंदुस्तानी म्यूजिक, जो कि हिंदुस्तानी म्यूजिक है जो कि उत्तर भारत में ये लोकप्रिय थी, सोज ए डिस्टिंक्ट पर्शियन इन्फ्लुएंस, द कर्नाटिक म्यूजिक हार्डली हैज़ एनी पर्शियन इन्फ्लुएंस। इसमें ये कहा गया है कि जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है इस पर पर्शियन म्यूजिक का, यानी जो पर्शियन म्यूजिक थी उसका प्रभाव हिंदुस्तानी म्यूजिक पर पड़ा है, लेकिन कर्नाटक म्यूजिक पर पर्शियन का प्रभाव नहीं पड़ा है। तो ये दो चीज़ आपको समझना है। अब यहाँ पर कुछ जो ब्लू बैकग्राउंड में आपको दिया गया है इनको आपको स्वयं पढ़ना है। और मैं अब बात करूँगा डांस की, यानी नृत्य की बात करता हूँ। नृत्य के बगैर म्यूजिक कंप्लीट नहीं होगा। देख लेते हैं। Early डांस फॉर्म्स वर परफॉर्म इन टेम्पल्स टू एक्सप्रेस डिवोशन टू गॉड, यानी शुरुआत में जो डांस किए जाते थे वह मंदिरों में किए जाते थे ताकि भगवान को प्रसन्न किया जा सके। ग्रेजुअली धीरे धीरे रूलर्स बिगेन टू पेट्रोनाइज डांसर एंड डांसर्स स्टार्टेड परफॉर्मिंग इन द कोर्ट्स ऑफ द रूलर्स, लेकिन धीरे धीरे जो राजा लोग थे, शासक लोग थे, ये अपने दरबारों में इन नृत्य करने वाले लोगों को अपने दरबार में रखना शुरू कर दिए। और ये नृत्य करने वाले लोग कोर्ट में भी अपना नृत्य दिखाने लगे। ईच रीजन ऑफ इंडिया इवॉल्व इट्स ओन डांस फॉर्म, और भारत का जो हर क्षेत्र था उस हर क्षेत्र में एक अलग अलग प्रकार का डांस जो है नया रूप लिया। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपको ये लिखना है। जैसे कि आपको लिखना है ये डांस हैं और ये डांस किस स्टेट में है। जैसे ये है भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम कहाँ है, तमिलनाडु में है। फिर कुचिपुड़ी ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। फिर है कथकली, ये कहाँ है, केरला में। फिर है कथक कहाँ, नॉर्थ इंडिया। और मणिपुरी ये कहाँ है, मणिपुर में। तो ये सभी आपको लिखना है कि कौन सा डांस किस स्टेट में पॉपुलर था, ये आपको लिखना है। अब नीचे जानकारी दी गई है कि भरतनाट्यम इज़ द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस। इट वॉज पेट्रोनाइज बाई चोला रूलर्स इन तमिलनाडु। इट यूज टू बी परफॉर्म्ड इन टेम्पल्स बाई देवदासीज। अब इसमें जो बात की गई है कि जो भरतनाट्यम है ये ऊपर वाला, ये सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस यानी सबसे पुराना पारंपरिक नृत्य है। इसको जो संरक्षण दिया इस भरतनाट्यम को, उसको
चोल शासकों ने दिया, जिसको आप हिस्ट्री के पहले या दूसरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो चोल शासक थे, चोल राजा थे, उन्होंने भरतनाट्यम को खूब बढ़ावा दिया। और कहाँ पर दिया? तमिलनाडु में। ये चोल शासक कहाँ थे? तमिलनाडु में थे। और ये जो नृत्य है ये मंदिरों में भगवान को प्रसन्न करने के लिए देवदासियों के द्वारा किया जाता था। यानी जो भरतनाट्यम नृत्य है ये देवदासियों के द्वारा मंदिरों में भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं एक महिला भरतनाट्यम नृत्य कर रही है। अब यहाँ ब्लू कलर में जो दिया है बैकग्राउंड में, इसको आपको स्वयं करना है। यहाँ जो वोकैबुलरी दी गई है ये क्लासिकल डांस की, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पेंटिंग की। पेंटिंग की बात करेंगे तो ब्यूटीफुल पेंटिंग्स इन द अजंता केव्स एंड बृहदेश्वर टेम्पल बियर टेस्टिमनी टू द फैक्ट दैट आर्ट एंड पेंटिंग फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। अब इसमें बताया गया है कि अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी हुई है और जो बृहदेश्वर मंदिर, देखिए ये यहाँ दिया गया है, बृहदेश्वर मंदिर में और अजंता की गुफाओं में वहाँ कुछ चित्रकारी की गई है। तो वे चित्रकारियाँ बताती हैं कि मेडिवल पीरियड में चित्रकारी का भी बहुत अधिक विकास हुआ। ये फोटो आप देख सकते हैं, ए फ्रेस्को मुरल इन द अजंता केव्स। ये जो चित्र दिया गया है ये अजंता की गुफा में बना एक चित्र का नमूना है, इसको आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एनदर ट्रेडिशन दैट डेवलप्ड वाज दैट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। अब एक नई जो है परंपरा उस समय विकसित हुई थी जिसको हम कहते हैं मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग का भी विकास हुआ था। अब यहाँ पर आपको मिनिएचर के बारे में बताया गया है, तो यहाँ से आप लिख लेंगे मिनिएचर क्या होता है। एज देयर वेरी नेम सजेस्ट आर स्मॉल साइज पेंटिंग्स जनरली डन ऑन द क्लॉथ और पेपर यूजिंग वाटर कलर। फ्रेस्को का होता है पेंटिंग और मूरल ऑन ए वॉल। यदि दीवार पर कोई चित्रकारी की जाए उसको कहते हैं फ्रेस्की, और यदि कपड़े पर बहुत छोटे छोटे ऐसे चित्रकारी की जाए उसको बोलते हैं मिनिएचर। अब मोर अबाउट में देख लीजिए क्या लिखा है, इसको आपको स्वयं देखना है, मैं आपको पढ़ाता हूँ। द अर्लीस्ट मिनिएचर वर ऑन पॉल्म लीव्स और वुड। और जो शुरुआत में मिनिएचर बनाए गए थे वो किस पर बनाए जाते थे? पाल्म यानी ताड़ के पत्तों पर बनाए जाते हैं। पाल्म का मेरे ख्याल से ताड़ ही होता होगा, या आप देख लेंगे, या हो सकता है नारियल का पेड़ का जो पत्ता होता है उसके पत्तों पर जो है मिनिएचर शुरुआत में बनाए गए। नहीं, छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे उस पर कलाकृतियाँ पेंटिंग बनाई गई। या वुड माने लकड़ी पर, उसको आप भी आपके घर में होंगे लकड़ी के कुछ ऐसे सामान होंगे जिस पर आपने देखा होगा कि उस पर कुछ चित्रकारी की गई है, उसी को मिनिएचर कहते हैं। तो शुरुआत में मिनिएचर जो है ये पाल्म के पत्तों पर या लकड़ी पर किया जाता था। और इसके बाद जो लिखा है, सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ दीज फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया वर यूज टू इलिस्ट्रेट जैन टेक्स्ट। यानी जैन धर्म के जो विचार थे, जो वहाँ शिक्षाएँ थी, उसको वेस्टर्न इंडिया में यानी पश्चिमी भारत में उनको इन्हीं पत्तों पर लकड़ियों पर उकेरा गया है, यानी कि लिखा गया है। अब यहाँ देखते हैं। द मुगल एम्परर अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां patronized highly skilled painters to illustrate manuscript containing historical accounts and poetry with miniature painting। अब यहाँ पर कुछ विशेष नहीं दिया गया, यहाँ पर यही बताया गया कि जो मुगल काल में थे यानी अकबर, जहांगीर और शाहजहां, इनके समय में भी ये जो चित्रकारी थी ये बहुत फली फूली, इन्होंने उसको संरक्षण दिया। दीज मिनिएचर पोर्ट्रेट कोर्ट सीन्स ऑफ बैटल ऑफ हंटिंग सेरेमनीज एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ। अब मुगल काल में जो पेंटिंग्स बनी उसमें क्या दिखाया गया? राजा के कोर्ट को दिखाया गया है, या उनको शिकार करते हुए दिखाया गया है, या उनकी यहाँ जो सेरेमनीज होती थी यानी त्यौहार उत्सव होते थे उन सभी की पेंटिंग्स बनाई गई है। और उस समय के पेंटर इन राजाओं के जो जीवन से जुड़ा होता था उनको दिखाया गया। जैसे यहाँ पर एक पिक्चर देख सकते हैं, मिनिएचर पेंटिंग डिपिक्टिंग मुगल कोर्ट सीन। ये मुगल शासक जो जैसे अकबर, शाहजहां, जहांगीर हो गए, उनके दरबार में कैसे किंग बैठता था, कैसे लोग वहाँ और इकट्ठे होते थे, उसका एक पेंटिंग यहाँ बनाया गया है। तो इसको आप देख सकते हैं कि उस समय मुगल दरबार कैसा होता था, ये फ़ोटो के जरिए आप समझ सकते हैं। अब चेक योर प्रोग्रेस, आप इसको पढ़िएगा और अपनी प्रोग्रेस को चेक करिएगा। अब बढ़ते हैं इस पेज की तरफ, जो कि मुझे लगता है कि लास्ट पेज है। आइए इसको फिनिश कर देते हैं। इसमें लिखा गया है कि विद द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, यानी मुगल साम्राज्य के पतन के बाद, मेनी पेंटर्स हैड टू सीक पैट्रोनेज इन द कोर्ट्स ऑफ द इमर्जिंग रीजनल रूलर्स। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, दो ईच रीजन हैड इट्स डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक, मुगल आर्टिस्ट टेस्टेस
preserves the original codes of the Deccan and Rajput rulers. Like the Mughals, portraits of rural court scenes came to be painted along with them from mythology and poetry to distinct school of painting popular during this period were राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग। अब इस पैराग्राफ में बहुत कुछ बताया नहीं गया, इसमें सिर्फ इतना लिखा गया है कि जब मुग़ल शासन का अंत हो गया, पतन हो गया, तो ये जो पेंटर थे इनके दरबारों में ये इधर उधर अपने काम के तलाश में निकल गए। कुछ पहुँचे कहाँ, राजपूत राजाओं के वहाँ पहुँचे, और कुछ दक्षिण भारत में जो राजा थे जैसे चोल, पांडे, चेर, इनके शासनकाल में पहुँच गए। और जब ये वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर दो स्कूल फिर निकल आए पेंटिंग की, यानी पेंटिंग के दो स्कूल बने। पहला जो स्कूल है उसको हम लोग कहते हैं राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग, यानी एक ऐसी शाखा जिसको हम कहते हैं राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग। द मेन थीम ऑफ द पेंटिंग वाज डिवोशनल। अब राजस्थानी पेंटिंग जो होता था वो कैसा होता था, डिवोशनल, यानी भक्ति भाव से भरा होता था। देयर आर सेवरल पेंटिंग इलिस्ट्रेटिंग कृष्ण लीला। इनकी पेंटिंग में कृष्ण लीला दिखाई देती है। स्टोरीज ऑफ राधा एंड कृष्णा, या भगवान कृष्ण और राधा की पेंटिंग्स को दिखाया गया है। इन मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा एंड किशनगढ़, the walls of their havelis and palace also included design and image of Radha and Krishna painted on them। अब इसमें ये बताया गया है कि मेवाड़ में, जोधपुर में, बूंदी में, कोटा में और किशनगढ़ में जो दीवारें हैं उन पर ये भगवान कृष्ण और राधा की पेंटिंग दिखाई गई है। और उनसे जुड़े हुए तमाम चित्र देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं। राजस्थानी जो स्कूल ऑफ पेंटिंग है उसमें भगवान की भक्ति भाव से पेंटिंग दिखाए जाते थे, और ख़ासकर भगवान कृष्ण और राधा से संबंधित पेंटिंग होते थे। यहाँ पे देखते हैं डू यू नो में, इसमें लिखा गया है दीज मिनिएचर वर क्रिएटेड यूजिंग नेचुरल कलर्स। ये मिनिएचर में जो है नेचुरल कलर्स को यूज किया गया था, और इसमें भी अब कुछ ज़्यादा नहीं है आपको बताने लायक। यहाँ बढ़ते हैं, यहाँ है पहरी और द कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। जो पहला स्कूल था उसको हमने कहा था राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग, और दूसरा ये है पहाड़ी या कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। दिस डेवलप्ड अराउंड द मॉडर्न डे स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। यह आधुनिक हिमाचल प्रदेश जो है भारत का स्टेट है वहाँ पर विकसित हुआ। बाय द लेट 17th century दिस रीजन हैड डेवलप्ड ए बोल्ड एंड इंटेंस स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग कॉल्ड Basohali. The most popular text to be painted here was बंधुदत्ता रस मंजरी। तो जो दूसरा स्कूल था इसको हमने कहा पहाड़ी या कांगड़ा पेंटिंग, और ये कहाँ विकसित हुआ, हिमाचल प्रदेश में। इसकी मिनिएचर जो पेंटिंग होती है उसको क्या कहा गया, बसोहली कहा गया। यानी जो पहाड़ी पेंटिंग है उसको बसोहली भी कहा जाता था। और इसमें जो सबसे फेमस हुआ उसका नाम क्या है, भानुदत्ता रसमंजरी। ये आपको लिखना है। ये देखिए इसमें दिया गया है पहाड़ी मिनिएचर ऑफ राधा एंड कृष्णा। तो पहाड़ी मिनिएचर का आप चित्र यहाँ देख रहे हैं और राजस्थानी का यहाँ देख रहे हैं, दोनों मंत्र आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। अब यहाँ आपको बता दें कि ये लास्ट पेज है आपके इस लेसन का, इसको देख लेते हैं। बाय द मिड 18th century द कांगड़ा artists developed a style which breathed freshness into miniature painting. They were inspired by the Bhakti cult. They used soft colors including cool blues and greens. इसमें ये बताया गया कि 18वीं शताब्दी में ये जो कांगड़ा आर्टिस्ट थे इन्होंने एक नई स्टाइल अपना ली थी, और इनकी जो पेंटिंग थी वह भक्ति मूवमेंट, यानी जो इसके पहले जो अपन पढ़ा था भक्ति मूवमेंट, यानी जो भक्ति करने वाले थे भगवान के लोग, उनसे ज़्यादा प्रभावित थे, क्योंकि इनकी भी पेंटिंग में भगवान और भगवान की भक्ति से संबंधित ही पेंटिंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते थे। द ऑर्डिनरी मैन वुमेन पेंटेड ऑन पॉट्स, वॉल्स, फ्लोर्स, clouds, whereas the miniature were carefully preserved in places for centuries. The art of common man rarely survived. Paintings are a very rich source of information. अब इसमें कुछ और दिया नहीं गया है। तो इस प्रकार ये चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट होता है। और अब आपको ये असेसमेंट जोन में जो आपको दिए गए हैं इन क्वेश्चन को आपको हल करना है, और इनको हल करने में यदि कोई दिक्कत हो तो आप हमसे एक ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, और चाहे तो पर्सनल नंबर पे भी पूछ सकते हैं। आप सभी को पता होगा, कोशिश करिए ग्रुप में पूछिए ताकि बाकी बच्चों को भी इससे लाभ मिले। तो मिलते हैं अगले दिन अगले चैप्टर के साथ, और आप लोग तैयार रहिएगा और
प्री रीडिंग आप जरूर करिए अपने अगले चैप्टर की। हिस्ट्री का जो अगला चैप्टर है, जो कि लास्ट चैप्टर होगा, उसकी तैयारी कीजिएगा। मिलते हैं अगले दिन अगले ऑनलाइन क्लास में अगले चैप्टर के साथ। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।